मित्रों नमस्कार। आइए आज एक नए योग की चर्चा प्रारंभ की जाए। और योग की चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। आपके द्वारा दिया जाने वाला समर्थन ही हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें और आप सभी से मुखातिब होते रहें। करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक करके सुखी जीवन जी सकता है हर कोई। इसी ध्येय वाक्य के साथ आइए आज वीडियो का प्रारंभ करें। देखिए, ध्येय वाक्य में एक बात लास्ट में कही जाती है, सुखी जीवन जी सकता हर कोई। अगर व्यक्ति ये मान के चले कि हमारे पास बहुत सारी संपदा हो जाए तो हम सुखी हैं, ये संभव नहीं है और ना ऐसा सोचना ही उचित है। क्योंकि संपदा कितनी होगी ये बहुत हद तक आपके पूर्व जन्मों के कर्म पे निर्धारित होता है। मैं ये नहीं कहता कि इस जन्म की मेहनत, इस जन्म का कर्म उसमें अपना रोल अदा नहीं करता, लेकिन जो आपने पूर्व जन्म में अर्जित किया है, जो आपने इस पंचम भाव में पूर्व जन्मों का फल लेके आए हैं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कह देना या ऐसा सोचना कि हम बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित करके ही सुखी हैं, सर्वथा गलत। प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में बिना लक्ष्मी के कुछ संभव नहीं है। और इस कलयुग में मान सम्मान भी उसी का है जिसके पास लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी के पीछे अंधी दौड़ और संतुष्टि भी उनके आने के बाद ही मिलना, अन्यथा सदैव असंतुष्ट रहना और अपने जीवन को कोसते रहना, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो प्रभु अपने कर्मों से देंगे वही हमारे लिए पर्याप्त है, उसे हम बढ़ाने का प्रयास करते रहें। कभी समय मिलेगा, क्योंकि समय का बड़ा अभाव रहता है, इसलिए जब कोई नई बात कहते हैं तो उसका विश्लेषण नहीं दे पाते, वीडियो से हट के जो नई बात कहते हैं वैसे वो बातें वीडियो में सम्मिलित करना मतलब वीडियो का बहुत लंबा हो जाना होता है। तो आपको जब समय मिलेगा तो समझाएंगे कि धन लक्ष्मी, स्पेशली धन आर्जन के कितने संभावित तरीके हैं और उन सब पे काम करने के बाद ही अपनी क्षमता से ज्यादा या जो हमारी कुंडली कह रही है, जितना हम पुराने जन्मों में अर्जित किए हैं उससे ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तब जब हम अपने कुंडली में जो ग्रह हमें धन संपदा देने के लिए विराजित है या जो ग्रह हमें हमारे जीवन में सुख वैभव दे सकता है, उसको अपने फेवर में किस हद तक हम लेके आते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, जब तक हम आप उधर नहीं जाएंगे तब तक तो बस इतने में ही संतुष्ट रहें कि जो हम अपने कर्मों के माध्यम से पा रहे हैं वो पर्याप्त। नहीं तो मात्र एक तरीका है कि आप अपने उस ग्रह को, उस नक्षत्र को और उस नक्षत्र के उपनक्षत्र को अपने फेवर में कर लें
जो आपको धन संपदा देने के लिए विराजमान है, तो शायद ये संभव हो जाए कि आप जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप उधर काम नहीं कर रहे हैं तो जो मिल जाए उसमें सुखी रहिए, तभी आपका जीवन सुखी है, अन्यथा सर्वथा आप दुखी होकर के ही इस जीवन से चले जाएंगे। आज बात की जाएगी पर्वत योग की। ये योग किन किन परिस्थितियों में जातक की कुंडली में निर्मित होता है और उसका परिणाम क्या होता है, इसी पर पूरा वीडियो केंद्रित है और इसी का विश्लेषण आज करेंगे। देखिए, पहले पर्वत योग का परिणाम क्या होता है। इधर देखिए शुरू में लिखा हो, जिन जातकों की कुंडली में पर्वत योग का निर्माण होता है वो समाज में विख्यात होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के जुबान पे उस व्यक्ति का नाम होता है। समाज में उसे यश, मान, सम्मान, कीर्ति की प्राप्ति होती है और ये सब उसके कर्म के बदौलत होता है। देखिए, मान, सम्मान, कीर्ति, यश तो उसे भी प्राप्त है जो कुख्यात है, जिसको आज की भाषा में दबंग बोलते हैं। लेकिन वो मान, सम्मान, यश, कीर्ति क्षणिक है। जब तक आप विद्यमान हो उस जगह पर, उस स्थान पर, तब तक तो आपके लिए आसन है, तब तक आपके लिए पकवान परोसे जाएंगे। लेकिन जैसे आप वहां से जाएंगे ना, 10 लोग बैठ के आपको सिर्फ गाली देंगे। ऐसा जीवन जीने में कोई मतलब नहीं है। अरे मान सम्मान वो अर्जित कीजिए कि आपके जाने के बाद भी व्यक्ति दिल से कहे क्या इंसान था, अपने लिए तो जिया ही जिया, अपने परिवार को, अपना जीवन उसने संभाला, साथ में जो भी उसके संसर्ग में आए उन सबके लिए वो समर्पित रहा। जो संभव था उतना किया, बस इतना ही लोग जाने के बाद कर दें, जान लीजिए जीवन सार्थक हो गया। तो अब देखिए, पर्वत योग जब कुंडली में निर्मित होता है तो जो परिणाम उसका होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। किन शर्तों पर, किन परिस्थितियों में पर्वत योग का निर्माण होता है। पहली शर्त है केंद्र भाव में शुभ ग्रह हो और 6वां 8वां भाव में शुभ ग्रह हो या ये भाव खाली हो। तो पहले शुभ ग्रह होते कौन है? चंद्र, शुक्र, बुध और साथ में बृहस्पति ये शुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। सूर्य और मंगल पूर्व ग्रह कहलाते हैं। तो ये चंद्र, शुक्र और बुध साथ में बृहस्पति, इनका केंद्र में होना अनिवार्य है। तो केंद्र भाव हो गए कौन से? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इनमें अगर ये विराजित हैं, साथ में 6वां और 8वां भाव खाली है, मतलब यहां कोई ग्रह नहीं, यहां कोई ग्रह नहीं, 12वें भाव की चर्चा नहीं है, 6वें और 8वें भाव में कोई ग्रह ना हो, और अगर कोई ग्रह हो तो शुभ ग्रह ही हो, तो पर्वत योग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा अंदर जाके बताता हूं। जैसे 6वें और 8वें तथा 12वें, स्पेशली 8वें भाव, इस भाव से हर व्यक्ति घबराता है। इस भाव का एक्टिवेशन जीवन में हो जाए ना तो मैक्सिमम समस्याएं ही दिखती हैं। तो ये क्या कहना कि 6वें 8वें में शुभ ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा, जबकि ये भाव तो सर्वथा गलत परिणाम ही, 70% गलत परिणाम है। मैं ये नहीं कहता हूं कोई भाव पूरी कुंडली में 100% निगेटिव, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन को बहुत सपोर्ट करती है। जैसे पैरेंटल संपत्ति यहीं से मिलती है, पैतृक संपत्ति, गूढ़ विषयों का अध्ययन वो यहीं से होता है। तो ये इंश्योरेंस भी यहीं से देखा जाता है। तो ये कह देना कि ये भाव सर्वथा नेगेटिव है, ये ठीक नहीं है।
अब शुभ ग्रह यहां विद्यमान हो तो भी ये सारे गुण जातक में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? शुभ ग्रह यहां बैठेगा, शुक्र बैठेगा, बुध बैठेगा, तो ये भाव जब शुक्र और बुध या बृहस्पति या चंद्रमा इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तो ये भाव तो एक्टिवेट हो ही जाएगा। तो ये भाव एक्टिवेट होगा तो इसमें तो मैक्सिमम परेशानी ही तो है। तो फिर उस समय तो व्यक्ति परेशान रहेगा। फिर कैसे आप ये कहते हैं कि उसके जीवन में सारी चीजें विद्यमान होंगी, मान सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा? अब बताते हैं। जब शुभ ग्रह यहां बैठेगा तो ये तो खुद शुभ है, तो शुभ ग्रह जब बुरे भाव में जाता है तो अधिकांश समय वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसमें शुभता विद्यमान है। वो कष्ट देने के लिए उसका नेचर ही नहीं है। तो जनरली यहां पे वो ग्रह न्यूट्रल हो जाएगा और इस भाव का जो दुख है वो आपके जीवन में उतना नहीं पेनिट्रेट होगा जितना यहां अगर कोई मतलब कोई क्रूर ग्रह या कोई पापी ग्रह बैठ करके इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये पहली शर्त हुई। दूसरी है लग्न और 12वें भाव का मालिक केंद्र में एक साथ बैठे और शुभ ग्रह या मित्र ग्रह की दृष्टि हो जाए। लग्न या 12वें भाव का मालिक मेष, लग्न की कुंडली में लग्न का मालिक मंगल बनता है और 12वें भाव का मालिक बृहस्पति बनता है। ये दोनों ग्रह केंद्र में कहीं बैठ जाएं, मान लीजिए हमने चतुर्थ भाव में बैठा दिया, अगली शर्त है उस पे शुभ ग्रह या मित्र ग्रह की दृष्टि हो। तो शुक्र को मैंने यहाँ बैठाया, शुभ ग्रह है, इनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और केंद्र मतलब लग्न का मालिक और 12वें भाव का मालिक यहाँ विराजमान, ये परिस्थिति बनती है तब भी पर्वत योग का निर्माण होता है। या यहाँ मित्र ग्रह हो सकते हैं। मित्र ग्रह में कौन कौन से ग्रह हो गए? मंगल के मित्र कौन से हैं? सूर्य बैठ जाए, बृहस्पति के भी मित्र सूर्य हैं, यहाँ सूर्य बैठ जाए तब भी उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, तब भी इस योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये है दूसरी शर्त। ये शर्त अगर कुंडली में पूरी हो जाए तो जातक के जीवन में पर्वत योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा विश्लेषण पर्वत योग का। आगे फिर मैं आपके समक्ष किसी योग की चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। कुछ समसामयिक विषयों पे कभी कभी जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए, यद्यपि वो हमारे वीडियो से अलग है, लेकिन व्यक्ति अपने देश के प्रति अगर नहीं सोचता है, अपने प्रदेश के प्रति नहीं सोचता है, जिस समाज जिस लोकलिटी में रहता है उसके प्रति नहीं सोचता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। केवल अपना अपना और अपना, ऐसा तो पशु सोचते हैं। आज मैं इस विषय को क्यों कह रहा हूं, क्यों इस टॉपिक को बीच में लेके आया? क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, अगर वहां का माहौल अच्छा होगा, वो पूरा परिवेश उन्नति के रास्ते पे होगा, तो हमारे उन्नति के रास्ते पे जाने का मार्ग आसान होगा। एक संभावना जरूर वहां विद्यमान होगी कि हम भी उन्नति कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना प्रदेश छोड़ करके किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पे सभी व्यापारी हैं या जिनकी जीन्स में व्यापार बसता है, तो शायद आप नौकरी के लिए उतना ज्यादा उठा पटक ना मचाएं और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार से प्रेरित होके शायद कुछ व्यापार आप अपने जीवन में भी कर लें। मतलब खुद भी नौकरी करें एक तरीके, लेकिन अपने लिए, और साथ में कुछ लोगों के और धनार्जन का कारण बन जाए। तो वो माहौल वहां मिला, आप उस रास्ते अपने आप बढ़ गए।
यही मेरे कहने का मतलब है कि समाज में वो माहौल बनना चाहिए, और उस माहौल को देने के लिए जो व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है उसके प्रति आप समर्थन जाहिर करें। आज हमारे देश पे, हमारे देश की उन्नति से, हमारे देश के विकास से विश्व के कुछ गिने चुने देश बहुत ही कुंठित हैं, किसी भी हाल में इस उन्नति को रोकना चाहते हैं, इस विकास को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम फिर से अपने पुराने प्रतिष्ठा पर काबिज हो, जो विश्व गुरु की प्रतिष्ठा है। और इस विश्व गुरु के रास्ते पे बढ़ने में या उन्नति के रास्ते में बढ़ने में जो व्यक्ति मुख्य रूप से उसका नेतृत्व कर रहा है, उसको किसी भी तरीके रास्ते से हटाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो व्यक्ति आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है, अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार है। न कोई परिवार उसका अपना, न भाई भतीजे, न पत्नी, सिर्फ आप ही के लिए तो जिंदा है। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप ही के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है। उसके समर्थन में खड़े होइए, खड़े होइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको जो है गाली देगी। इस उन्नति के मार्ग पे, जिसपे आपका देश आगे बढ़ गया है, जिसपे आप चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसको फिर से उसमें बाधा मत आने दीजिए। सिर्फ समर्थन चाहिए। आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए, देखिए ना, उसमें उसको भगवान ने इतना बुद्धि, विवेक, बल और ज्ञान दिया है कि आप बस उसके समर्थन में खड़े हो जाइए। वो देश को कहां से कहां पहुंचा देगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से ये पूरा योग समाप्त हुआ। आगे किसी और योग की चर्चा आपसे प्रारंभ की जाएगी। समाज के प्रति जागरूक रहें, अपनी निगाहें खुली रखें। बहुत कुछ समाज में चल रहा है, आप एकत्रित रहेंगे तो शायद रास्ते से न भटकें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। प्रभु आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से